काजुकी कुरुसु और रेइसुवा दोनों असासिन्स हैं। साथ ही दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और पैसों के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं। पर एक दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब उनके जीवन में एक छोटी प्यारी मेरी नाम की लड़की आती है। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर के महीने में। चारों ओर क्रिसमस का माहौल था। वहीं काजुकी एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करके घर लौटता है। ये लड़की उनके नेक्स्ट टारगेट हायामे आत्सुई की एम्प्लॉय है। काजुकी एक घर में पहुंचता है जो पूरी तरह धुएं से भरा हुआ था। वहीं रे सोफे पर बैठे गेम्स खेल रहा था। काजुकी देखता है कि रे एक बिल्ली को उठा ले आया है और उसकी देखभाल भी नहीं कर रहा है, बस उसके लिए कैट फूड ले आया है। वो बहस करने के बजाय बिल्ली को बाहर छोड़ने का फैसला करता है जहाँ से रे उसे लाया था और घर वापस आ जाता है। घर आकर वो कमरे की साफ सफाई करता है और खाना बनाता है। खाने के बाद काजुकी देखता है कि रे अभी भी उस बिल्ली को लेकर गुस्सा है। काजुकी रे से कहता है कि हम जिस लाइन में काम करते हैं वो बहुत ही खतरनाक है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें ऐसी चीजों से दूर रहना होगा जिसकी देखभाल हम नहीं कर सकते। इतने में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें काजुकी एक प्रेग्नेंट वुमन की पेट को छूता है जो उसकी एक्स वाइफ थे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रे इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद थोड़ा दुखी था, पर वो मान जाता है और उसी रात बाद में दोनों अपने अगले मिशन के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। रे सांता का कॉस्ट्यूम खरीदता है और काजुकी केक बनाने के लिए सामान खरीदता है। इसके बाद काजुकी योदागिरी नाम के एक कैफे में जाता है जिसे उसका ही एक को वर्कर चलाता है। काजुकी क्योतारो को एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें उस लड़की की जानकारी होती है जिसके साथ वो वन नाइट स्टैंड किया था। वहीं क्योतारो उसे उसके पिछले काम का पैसा देता है जिसमें रे का भी हिस्सा होता है। काजुकी अपना आधा हिस्सा रख लेता है और दूसरा आधा क्योतारो को लौटा देता है और उसे किसी को भेजने के लिए कहता है, लेकिन क्योतारो कहता है मुझे नहीं लगता वो पैसे लेगी। वहाँ से निकलने के बाद काजुकी शहर में घूम रहा होता है, तभी वो दो लड़कियों से मिलता है जिनका नाम डोरोथी और कैरोल है। दोनों गैम्बलर इंटरटेनर हैं। वो दोनों काजुकी को जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं और काजुकी अंदर चला जाता है। काजुकी तुरंत ही हार जाता है, यहाँ तक कि उसका जैकेट भी बिक जाता है। वहीं हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी और अपने पापा से मिलने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जा रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद वो चारों ओर लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने उसके डैड को देखा है, लेकिन वे उसकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो कौन है। अपने डैड को खोजने के दौरान वो शहर में एक विशिंग ट्री को देखती है जिसमें वो अपने डैड से मिलने की इच्छा लिखने का फैसला करती है। इधर रे और काजुकी प्लान बनाते हैं कि वे केक डिलीवरी करने के बहाने क्रिसमस पार्टी में एंट्री करेंगे। काजुकी क्योतारो की मदद से गार्ड्स को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और क्योतारो एक वॉइस चेंजर डिवाइस की मदद से टारगेट की वाइफ की वॉइस नकल करते हुए गुस्से में बात कर रहा होता है। गार्ड्स काजुकी को एलिवेटर के अंदर जाने देते हैं, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाने के बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, उसी वक्त मेरी केक का पीछा करते हुए उसके पीछे एलिवेटर में घुस जाती है। ये मानते हुए कि काजुकी सांता है, मेरी काजुकी से उसके केक को खाने के लिए पूछती है और काजुकी हाँ कहता है। केक खाते हुए मेरी काजुकी से कहती है कि वो अपने डैड से पहली बार मिलने वाली है, तो क्या वो उसके डैड को खोजने में उसकी मदद करेगा, जिस पर काजुकी हाँ कहता है। तभी दरवाजा खुलते ही वो पूरे उत्साह के साथ लिफ्ट के बाहर भाग जाती है। वहीं दो गार्ड्स काजुकी पर गन तान देते हैं, पर उन्हें रे जो केक ट्रॉली के अंदर छुपा हुआ था वो उन दो गार्ड्स को मार देता है। जैसे ही रे गोलियां चलाते हुए पार्टी में एंट्री करता है तो सारे गेस्ट इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं काजुकी देखता है कि मिरी को उनका टारगेट हॉस्टेज बना लिया है। वहीं रे सुझाव देता है कि उन्हें मिरी के थ्रू ही टारगेट को मारना होगा, पर काजुकी इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और चिल्लाते हुए मिरी से कहता है कि क्या वो अपने पापा से मिलना चाहती है। और तभी काजुकी अपना नकाब उतारते हुए कहता है कि वो सांता नहीं बल्कि उसका पापा है। मिरी खुश हो जाती है। वहीं काजुकी एक ट्रे की मदद से गोलियों से बचते हुए मिरी को बचाने के लिए भागता है। वहीं रे टारगेट के पैरों पर गोली मारता है और मिरी उसके हाथों से छूट जाती है और काजुकी मिरी को पकड़ लेता है। मिरी को बचाने के बाद रे हायामे आत्सुई और उनके गार्ड्स को मार देता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद काजुकी और रे मिरी के साथ अपने घर लौट आते हैं। वे सोते हुए मिरी को अपने लिविंग रूम के सोफे पर रख देते हैं। वहीं रे काजुकी से कहता है कि वो एक बच्चा घर ले आया, जबकि उसे एक बिल्ली घर लाने की परमिशन नहीं है। मिरी के आइडेंटिटी पता करने के लिए काजुकी उसके बैग में छानबीन करता है और उसे कुछ तस्वीरें मिलती है जिनसे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिसे क्रिसमस पार्टी पर मारा था वो कोई और नहीं बल्कि मिरी का बायोलॉजिकल डैड था।
अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए रे और काजुकी मीरी की माँ के बारे में डिस्कस करते हैं। मीरी की माँ ने उनकी तस्वीरों के साथ एक नोट भी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो मीरी को अपने पापा के पास भेज रही है और अब उसकी देखभाल वही करेगा। लेकिन मीरी के पापा को तो रे और काजुकी ने मार दिया है, तो अब वो फैसला करते हैं कि मीरी को वो अपने माँ के पास वापस भेज देंगे। काजुकी मीरी से पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ रहती है और कहाँ से आई है, पर मीरी को कुछ पता नहीं होता सिवाय इसके कि उसकी माँ एक सिंगर है। काजुकी फैसला करता है कि वो क्योतारो की मदद लेगा मीरी की माँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। फिर दोनों मीरी को टीवी देखने को कहकर क्योतारो से मिलने चले जाते हैं। दोनों योदागिरी कैफे पहुँच जाते हैं जहाँ क्योतारो रे को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रे ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलता। क्योतारो उन्हें उनके पिछले काम का पैसा देते हुए कहता है कि इस बार तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, अगली बार से ध्यान रखना। इतना कहकर वो दोनों को एक और काम दे देता है। वहीं काजुकी मीरी की माँ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या हमारे पिछले टारगेट की कोई बेटी थी, जिस पर क्योतारो कहता है कि वो पता करके बता देगा। उनके वहाँ से जाते ही एक व्यक्ति कैफे में आता है जिसे देख क्योतारो कहता है कि बहुत लंबे समय बाद मिले। वो व्यक्ति अपना नाम और नंबर लिखकर क्योतारो को दे देता है और कहता है कि कोई काम हो तो बताना। इधर जब रे और काजुकी घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। रे सोचता है कि उनके घर में कोई घुस आया है और वो अपना गन निकाल लेता है। वहीं काजुकी मीरी को ढूंढने लगता है। पूरे घर में ढूंढने के बाद उन्हें मीरी मिल जाती है जो खुद से ही हाइड एंड सीक खेल रही थी और वही घर का ये हाल करी थी। रे और काजुकी की आवाज सुनने के बाद मीरी बाहर आती है और उसके हाथ में एक अनलोडेड गन होता है जिसे देख काजुकी और रे डर जाते हैं। रात में काजुकी डिनर करते हुए अपने अगले मिशन के बारे में बात करता है। वो बताता है कि इस बार उन्हें एक ड्रग माफिया को मारना है जो एक हवेली में रहता है और उसके चारों ओर बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है जिससे उसे मारना थोड़ा मुश्किल होगा। काजुकी रे से सुझाव मांगता है जिस पर रे कहता है कि हमें सीधा हमला कर देना चाहिए। जिस पर काजुकी चिल्लाते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, पिछली बार उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें क्योतारो से डांट सुननी पड़ी। इतने में मीरी काजुकी के पास आती है और उससे कहते हैं कि ये हैमबर्गर उसकी मॉम के हैमबर्गर जितना टेस्टी नहीं है, जिससे काजुकी भड़क जाता है और मीरी को पकड़ने के लिए भागता है और मीरी भी भाग जाती है। मीरी के साथ खेलते हुए काजुकी को अचानक एक आइडिया आता है। इसके बाद रे एक शॉपिंग मॉल में जाता है और कुछ सामान खरीदता है। वही काजुकी योट्सो हिसी सिक्योरिटी सर्विस में घुसता है और एक यूनिफॉर्म चुराता है। दोनों मीरी को घर पर छोड़ने का फैसला करते हैं और उसे बहुत से खाने की चीजें देते हैं। शुरू में तो मीरी खुश हो जाती है पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं तो वो रोने लगती है और रे और काजुकी मीरी को अपने साथ ले जाते हैं। काजुकी प्लान बनाता है कि वो सिक्योरिटी मेंटेनेंस वाले का वेश बदलकर उस हवेली में घुसेगा और अंदर एक्सप्लोसिव विस्फोट करेगा। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन मीरी उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि उसे बाथरूम जाना है, पर काजुकी उसे होल्ड करने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। इधर मीरी और रोक नहीं पाती और वो हवेली का डोरबेल बजाती है। वहीं डोर एक गार्ड ओपन करता है और उसे टॉयलेट यूज करने देता है। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद मीरी जा ही रही होती है कि वो काजुकी को देख लेती है। वहीं वो गार्ड भी था जो काजुकी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इतने में मीरी वहाँ से भाग जाती है और उसे पकड़ने के लिए काजुकी उसके पीछे भागता है और काजुकी को पकड़ने के लिए गार्ड पीछे भागता है। काजुकी मीरी को पकड़ लेता है पर वो दोनों अब चारों ओर से घिर चुके होते हैं और जो माफिया बॉस था वो उन दोनों को मारने के लिए बोलता है। वहीं रे जो हवेली के पीछे पहुंच गया होता है वो मीरी और काजुकी को बचाने के लिए गोलियां चलाता है। काजुकी देखता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है और वो मीरी और रे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। काजुकी मीरी से कहता है कि अब से जब भी वो बाहर होंगे तो मीरी उसे पापा नहीं कहेगी। घर पहुंचते ही क्योतारो का फोन आता है जो बताता है कि हमारे पिछले टारगेट की एक बेटी थी। क्योतारो पूरी डिटेल्स काजुकी को बता देता है। वहीं हमें उगिनो को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से उस माफिया बॉस और उनके गार्ड्स को मार दिया था। रे सपना देख रहा होता है जिसमें वो एक बच्चा था और उसके सामने एक डॉग मरा हुआ था। रे एक व्यक्ति को डैड कहकर पुकारता है पर वो व्यक्ति कहता है कि वो उसका डैड नहीं बॉस है। इतने में रे मीरी के शोर से उठ जाता है और ब्रेकफास्ट खत्म करके काजुकी क्योतारो से मिलने जाता है जहाँ क्योतारो उसे मीरी की मॉम के बारे में पूरी जानकारी देता है। इससे पहले कि क्योतारो को शक हो काजुकी वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें मीरी को दिखाया जाता है जो कि मिट्टी से खाना बना रही होती है। वहीं रे और काजुकी मीरी की मॉम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कहाँ रहती है। तभी मीरी उनके पास आती है और उन्हें उसके बनाए मिट्टी के खाने को कहती है। तभी वहाँ स्वीट पोटैटो बेचने वाला आ जाता है। वहीं रे रॉक पेपर सीजर में हार जाता
आता है और वो मीरी के लिए स्वीट पोटैटो खरीदने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्क्वाड ऑफिसर मीरी से मिलने आता है, जो अकेले झूले में बैठी होती है। ऑफिसर पूछता है कि वो किसके साथ है, जिस पर मीरी रे की ओर इशारा करती है, पर वो कहता है कि वो उसका पापा नहीं है। तभी वहाँ काजुकी पहुँच जाता है, लेकिन मीरी काजुकी को अपना पापा कहने से इनकार कर देती है। पर काजुकी किसी तरह ऑफिसर को मना लेता है और घर जाते हुए काजुकी मीरी से कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर से हुई तो वो उसे या रे को पापा कह सकती है। रात को मीरी अकेले सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रे के रूम में जाती है उसे सरप्राइज करने के लिए, पर वो बेड पर नहीं मिलता। मीरी उसे बाथरूम में सोते हुए देखती है। मीरी उसके साथ खेलने की कोशिश करती है और उसे हंसने को कहती है, जिस पर रे कहता है कि उसे हंसना नहीं आता, वो कभी नहीं हंसा है। थोड़ी देर बाद मीरी सो जाती है और रे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों मीरी को लेकर उसकी माँ के पास जाते हैं और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो काजुकी पहले मीरी की माँ जहाँ काम करती है वहाँ जाने का फैसला करता है। वहीं रे और मीरी कार में ही रहते हैं। कार में बैठे बैठे मीरी बोर हो जाती है और रे से कहती है कि उसे झूला झूलना है। वहीं क्योतारो से मिले जानकारी के हिसाब से काजुकी एक स्नैक स्टार डस्ट नाम के एक बार में पहुंच जाता है, जहां मीरी की मॉम काम करती है। काजुकी देखता है कि मीरी की मॉम प्रैक्टिस कर रही थी और जब काजुकी उससे बात करने की कोशिश करता है तो तभी एक व्यक्ति मीरी की मॉम को स्लैप करता है। वही काजुकी उसकी मदद करते हुए उस व्यक्ति की पिटाई कर देता है और वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। वही हमें रे और मीरी को दिखाया जाता है, जो कि पास ही के पार्क में खेल रहे होते हैं। इसके बाद दोनों बेंच पर बैठने का फैसला करते हैं। रे मीरी से पूछता है कि वो काजुकी को पापा क्यों कहती है, जिस पर मीरी कहती है पापा वो होता है जो हमें मुसीबतों से बचाता है। ये सुनने के बाद रे सोच में पड़ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उसे ट्रेनिंग के नाम पर बहुत ही क्रूर और असामान्य सजा का सामना करना पड़ता था। रे जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आता है तो वो देखता है कि मीरी वहाँ नहीं है। उधर मीरी की मॉम मिसाकी काजुकी से बात करती है। काजुकी जैसे ही मीरी का नाम लेता है तो मिसाकी उसे 880 का आदमी समझ लेते हैं, पर काजुकी मना कर देता है और बताता है कि वो मीरी से कैसे मिला। वही मिसाकी कहती है कि अब मीरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और अब वो उसकी देखभाल करना नहीं चाहती, जिसे सुनकर काजुकी गुस्सा हो जाता है। जिस पर मिसाकी काजुकी को चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर उसकी सोच ऐसे ही रही तो उसके वजह से लोग मुसीबत में पड़ेंगे। जिसे सुनने के बाद काजुकी को एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें एक जोरदार धमाके से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। मिसाकी अभी भी थोड़ी दुखी थी। काजुकी अपना बिजनेस कार्ड वहाँ छोड़कर चला जाता है। इधर रे मीरी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि मीरी दो पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। ऑफिसर्स मीरी से पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है, लेकिन मीरी नहीं बता पाती। पुलिस सोचती है कि मीरी गुम हो गई है और उसे अपने साथ ले जा रही होती है। मीरी रोते हुए पापा चिल्लाती है और तभी रे को एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें मीरी कह रही होती है कि पापा वो होता है जो हमें मुसीबतों से बचाता है। रे मीरी को बचाने का फैसला करता है और वो पुलिस के सामने अपने आप को मीरी का पापा कहता है। मीरी दौड़ते हुए रे के पास आती है और फिर दोनों घर जाने का फैसला करते हैं। काजुकी से मिलने के बाद रे पूछता है कि आगे क्या, जिस पर काजुकी कहता है कि उन्हें रास्ते में डिनर के लिए कुछ ले लेना चाहिए। घर आने के बाद काजुकी मीरी और रे के लिए हैमबर्गर बनाता है, जो शायद वही है जो मीरी की माँ खरीद कर बनाती थी। रे और मीरी को वो बहुत ही पसंद आता है। वहीं रात को सोते हुए मीरी रे और काजुकी से कहती है कि वो उनके साथ सोना चाहती है। तीनों एक छोटे से बेड में सोते हैं, जहाँ काजुकी को सोने में दिक्कत आ रही थी, वहीं रे आराम से सो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।